नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा हमारी इस क्लास से पढ़ सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। जो भी बच्चे एजीटीए के साथ साथ बिहार कोऑर्डिनेटर, उसके साथ साथ एमपीआरएओ, राजस्थान सुपरवाइजर, डबलएओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे यूपी कैटेट और सीयूटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में आपको एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। ये यहाँ से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि हम पूरी प्लेलिस्ट में एग्रोनॉमी के हर उन पहलुओं पर डिस्कस किए हैं जिन पहलुओं से बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, कहीं कंटेंट नहीं मिलता था एक जगह पर इकट्ठा। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। एग्रोनॉमी में हम उन बिंदुओं को टच करके जाएंगे जिनको आप इधर उधर से कलेक्ट करके पढ़ते थे। अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकेंगी। तो सभी बंधुओं, एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे बीच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज अपने वीट साइंस का ये जो क्लास लेकर के आए हैं, खरपतवार विज्ञान, ये खरपतवार विज्ञान में कुछ अंतिम पहलू हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। कल हम लोगों ने रासायनिक शाकनाशियों का वर्गीकरण देखा, आज हम उसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं रासायनिक शाकनाशियों में, कुछ शाकनाशियों का ट्रेड नेम पूछा जाता है, मतलब मार्केट में जब हम जाएंगे तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें हमें पेपर में हमसे पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक तरफ हम शाकनाशी लिखेंगे, एक तरफ हम ट्रेड नेम लिख लेंगे। फिर हम कुछ शाकनाशियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जैविक नियंत्रण भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसे हम एक तरफ लिखते हैं शाकनाशी और एक तरफ लिखेंगे व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम जिसको बोलते हैं व्यापारिक नाम। एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं शाकनाशी और एक तरफ लिख रहे हैं व्यापारिक नाम, ठीक है। एक तरफ हम लोगों ने लिखा शाकनाशी, एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं व्यापारिक नाम। अब हम यहाँ से चीजों को देखते हैं कि शाकनाशी और व्यापारिक नाम, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक तरफ हम लोग शाकनाशी की जब चर्चा किए तो यहाँ पर शाकनाशी लिखते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D हमें तीन रूपों में प्राप्त होती है, एक सोडियम साल्ट, एक एस्टर फॉर्म में, एक एमाइन फॉर्म में। तो सबसे खतरनाक, सबसे सक्रिय कौन सा होता है? जो एस्टर फॉर्म में होता है 2,4-D, ठीक है। तो 2,4-D का जो ट्रेड नेम होता है, या तो होता है वीडमार, क्या होता है? वीडमार, या कभी कभी हम लोगों को प्लांट गार्ड लिखा मिल जाता है। कौन सा? प्लांट गार्ड लिखा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एट्राजीन प्रयोग करते हैं कि एट्राजीन नाम के शाकनाशी का जो व्यापारिक नाम है वो क्या है? तो एट्राजीन का है एट्राटॉफ। एट्राटॉफ। उसके बाद हम बात करते हैं पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन का ट्रेड नेम क्या होता है? स्टॉम्प होता है। क्या होता है? स्टॉम्प। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला लिखते हैं एलाक्लोर। एलाक्लोर का क्या होता है? लासो होता है। क्या होता है? लासो होता है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं फ्लूक्लोरालीन। फ्लूक्लोरालीन। तो फ्लूक्लोरालीन का क्या नाम होता है? ट्रेड नेम वासालीन होता है। क्या होता है? वासालीन होता है। उसके बाद ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का क्या नाम होता है? मचेटी द्रव। मचेटी। क्या होता है? मचेटी। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोफेन।
नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन का क्या होता है? टोक E25, टोक E25 या टोक 25 लिख देते हैं, ठीक है। प्रोपेनिल, प्रोपेनिल इसको स्टाम्प F34 बोलते हैं, स्टाम्प F34। सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फो सल्फ्यूरान इसका होता है लीडर, क्या होता है? लीडर। और मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान का होता है एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट होता है मेट सल्फ्यूरान का। उसके बाद आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान आइसोप्रोट्यूरान का होता है एरेलॉन, क्या होता है? एरेलॉन होता है। यहां तक हमने कुछ वीडीसाइड, हर्बिसाइड का नाम देख लिया और उनका ट्रेड नेम देख लिया। जैसे हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट का देख लेते हैं। ग्लाइफोसेट का हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लाइफोसेट का जो ट्रेड नेम होता है, टीएन होता है, व्यापारिक नाम होता है, वो होता है राउंड अप। क्या होता है? राउंड अप, राउंड अप इसका जो ट्रेड नेम होता है राउंड अप होता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड नेम हमने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ये ट्रेड नेम के बारे में हमने चर्चा कर ली। यहाँ पर जितने भी अभी तक पूछे गए एग्जाम में हैं, उन सब का हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया आपके सामने, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ बीडी साइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 2,4-D के बारे में, तो हम 2,4-D के बारे में देखेंगे। 2,4-D के बारे में अच्छी चीजें, अब 2,4-D के बारे में जब हम देखते हैं कि 2,4-D के बारे में क्या कुछ हमसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 2,4-D। 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्या नाम है? डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका नाम है 2,4-D का। अब 2,4-D हमें 3 रूपों में प्राप्त होती है। इसके 3 रूप होते हैं। एक होगा 2,4-D सोडियम सॉल्ट, क्या होगा? 2,4-D सोडियम सॉल्ट। एक इसका रूप होता है 2,4-D एमाइन, और एक होता है 2,4-D ईस्टर फॉर्म। ये सर्वाधिक सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बता दिए हैं। बहुत उच्च लेवल का क्वेश्चन है कि 2,4-D का कौन सा जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, तो ईस्टर फॉर्म में। सारी चीजें हम लोग जानते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम छोड़ के उसको नहीं आएंगे। इस बात को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। ये बात समझ में आ गई। 2,4-D के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि 2,4-D के बारे में और भी चीजें।
तो 2,4-D एक क्या है? 2,4-D एक हार्मोन भी है और एक शाकनाशी भी है। एक हार्मोन भी है और एक शाकनाशी भी है। कैसे डिफाइन करेंगे हम 2,4-D को? हार्मोन के रूप में जानेंगे और कैसे शाकनाशी में? यदि ये 20 ppm से कम मात्रा इसकी प्रयोग होती है, 20 ppm से कम मात्रा अगर हम इसकी प्रयोग करते हैं तो हम इसको हार्मोन के केस में ले लेंगे। यदि हम 20 ppm से ज्यादा मात्रा इसकी प्रयोग करते हैं तो हम इसको शाकनाशी के रूप में रख लेंगे। किसके रूप में रख लेंगे? शाकनाशी के रूप में रख लेंगे। 2,4-D की खोज की अगर हम बात करें तो 2,4-D की जो खोज हुई है, अगर हार्मोन के रूप में देखा जाए, हार्मोन के रूप में, तो हार्मोन के रूप में इसकी खोज जो हुई वो 1942 में हुई। कब हुई? 1942 में हुई, जिनरमैन और हिचकॉक। ठीक है, हिचकॉक और जिनरमैन, इन्होंने 2,4-D को एक हार्मोन के रूप में खोजा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2,4-D को शाकनाशी के रूप में कौन खोजा, तो शाकनाशी के रूप में अगर हम देखा जाए 2,4-D को, कि शाकनाशी के रूप में 2,4-D कब खोजी गई? 1944 में खोजी गई। कब खोजी गई? 1944 में खोजी गई। और किसने खोजा? मार्च और मिचेल। मार्च और मिचेल, इन दोनों व्यक्तियों ने 2,4-D को खोजा सबसे पहले। तो 2,4-D विश्व का पहला खरपतवारनाशी, लिखो, विश्व का पहला खरपतवारनाशी, विश्व का पहला खरपतवारनाशी, विश्व का पहला खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी, ध्यान देना, विश्व का पहला खरपतवारनाशी चौड़ी पत्ती के लिए उपयुक्त, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए उपयुक्त, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। ध्यान देना, 2,4-D का प्रयोग जो है चौड़ी पत्ती वाली दलहनी और तिलहनी फसल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनको भी मार देगी। ठीक है, और 2,4-D का ज्यादा प्रयोग हम कपास में नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि 2,4-D की ये उपयोगिता, 2,4-D के बारे में ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। ठीक है, हमने 2,4-D के बारे में सारी चीजें देख ली। अब 2,4-D से इतने ही प्रश्न बनेंगे जो हमने आपके ऊपर चर्चा कर ली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। तो देखते हैं सबसे ज्यादा शाकनाशी किस फसल में प्रयोग किए जाते हैं। फटाफट से लिखेंगे, सबसे ज्यादा शाकनाशी किस फसल में प्रयोग किए जाते हैं? सबसे ज्यादा शाकनाशी किस फसल में प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, यहां पर अगर एग्रोनॉमी वाला ऑप्शन मिलेगा तो हम मारेंगे धान को, और हॉर्टिकल्चर वाले जब चारों ऑप्शन होंगे तो वहां पर हम लगाएंगे चाय को। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा शाकनाशी किस फसल में प्रयोग हो रहे हैं, तो धान की फसल में सबसे ज्यादा शाकनाशी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विश्व का सबसे विषैला खरपतवारनाशी, विश्व का सबसे विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी, विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी,
विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरान। कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान को विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं फटाफट से। आगे देखते हैं विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी। उसके बाद आता है यहां पर एक क्वेश्चन कि जो शाकनाशियों का प्रयोग शाकनाशियों के छिड़काव के लिए शाकनाशियों के छिड़काव के लिए शाकनाशियों के छिड़काव के लिए प्रयुक्त नोजल, कौन सा नोजल हम लोग प्रयुक्त करते हैं? शाकनाशियों के छिड़काव के लिए कौन सा नोजल प्रयुक्त करते हैं? फटाफट से नोट करके लिखिए, फ्लैट पेन। शाकनाशियों के छिड़काव के लिए कौन सा नोजल प्रयोग करते हैं? कौन सा नोजल प्रयोग करते हैं? कौन सा नोजल प्रयोग करते हैं? तो शाकनाशियों के छिड़काव के लिए कौन सा नोजल प्रयोग करते हैं? ऑप्शन लिखेंगे, फ्लैट पैन नोजल। कौन सा? फ्लैट पैन नोजल। ठीक है। अगला हमने देखा कि फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करेंगे हम शाकनाशियों के छिड़काव के लिए। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो हर्बिसाइड। माइक्रो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड सूक्ष्म शाकनाशी। सूक्ष्म शाकनाशी, माइक्रो हर्बिसाइड या सूक्ष्म शाकनाशी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से शाकनाशी प्रयोग करते हैं? मतलब ऐसे शाकनाशी जिनकी मात्रा कम प्रयोग की जाती है, जिनकी मात्रा जिनकी मात्रा कम प्रयोग की जाती है, जिनकी मात्रा कम प्रयोग की जाती है, कम प्रयोग की जाती है। ऐसे शाकनाशी जिनकी मात्रा कम प्रयोग की जाती है उनको हम माइक्रो हर्बिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो हर्बिसाइड बोलते हैं। कौन कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान। दो माइक्रो हर्बिसाइड हैं, दिख रहा है ना बोर्ड के ऊपर? ठीक है, लिख लो दोनों माइक्रो हर्बिसाइड। आगे हम बात करते हैं कि जो माइक्रो हर्बिसाइड की जब हम बात कर लिए, ऊपर दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ ठीक। तो माइक्रो हर्बिसाइड में हम कौन कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। तो माइक्रो हर्बिसाइड में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है मेट सल्फ्यूरान। मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान की हम बात करते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो कितनी प्रयोग करते हैं? 4 से 5 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसकी मात्रा प्रयोग करते हैं। दूसरा सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फो सल्फ्यूरान, इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करते हैं? 20 से 30 ग्राम। एग्जैक्ट आपको कहीं कहीं 25 ग्राम भी लिखा मिल जाएगा। तो 20 से 30 ग्राम जो मात्रा है इसकी वो हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसमें? खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो हमने यहाँ पर केमिकल के बारे में सारी जानकारी दे दी आपको, केमिकल के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल आते हैं ना हर्बिसाइड से रिलेटेड, उन न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले आप इनको फटाफट से लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करते हैं। देन उसके बाद हम बायोलॉजिकल यानी कि जैविक कंट्रोल पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लीजिएगा क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पर, प्रश्न संबंधी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो प्रश्न संबंधी जब वार्तालाप करेंगे तो यहां पर एक सूत्र होता है, रसायन की मात्रा ज्ञात करना। शाकनाशी रसायनों की मात्रा ज्ञात करना। शाकनाशी रसायनों की मात्रा ज्ञात करना। एजीटीए 2018 में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना। एजीटीए 2018 में 2 से 3 प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जहां पर क्वांटिटी पूछी गई है केमिकल की। तो शाकनाशी रसायनों की मात्रा ज्ञात करने से रिलेटेड जो भी हमारा न्यूमेरिकल बनेगा, हम उस न्यूमेरिकल को पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में हमारे से गलती ना हो कोई, ठीक है। क्योंकि हम पूरी तैयारी को अंजाम देंगे एग्जाम तक, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। इस बात पर आप अड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आजकल सिलेक्शन तो बहुत बारीकियों से रुकते हैं, ठीक है। सोचा कुछ और होगा, होगा कुछ और, ये ध्यान देना। और मन लगा के पढ़ो, जितना हो सके उतना कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ो, मगर ये रहे कि आप थोड़ा सकारात्मक पहलू पर ज्यादा फोकस करो, कि इधर उधर की जो मार्केट में गाइड वाली जो पुस्तकें चलती हैं उनका सहारा लेना थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि अब आप टेक्स्ट बुक पर ज्यादा फोकस करो। अच्छा, टेक्स्ट बुक सब नहीं पढ़ सकते हो, परंतु जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आप कंटेंट को एकदम हिफाजत से रख के सारी चीजें तैयार करो। जितना दिन का समय जितना मिले, आप खेल कूद को साइड में रख के फालतू की बातें जैसे फोन पे चटियाना, किसी की फोन पे पढ़ाई कराना, ये सब सारी चीजें बंद करो और अपनी पढ़ाई के लिए राइट टाइम हो जाओ, ताकि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत आपको देखनी पड़ सकती हैं। और आप 2000 के बाद के पैदा हुए छात्र छात्रा हो, कि आप ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो उस एनवायरनमेंट के प्रति, तो आप पढ़ाई ही करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गहना है कि आप अगर पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे लगोगे, समाज में आपकी एक अलग वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि आप जब तक एग्जाम निकालोगे नहीं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ध्यान देना। तो शाकनाशी रसायनों की जब मात्रा की गणना आती है तो मात्रा हम पूछते हैं, रसायनों की मात्रा, रसायनों की मात्रा, रसायनों की मात्रा या तो लीटर पर हेक्टेयर होगी या केजी पर हेक्टेयर होगी, ठीक है। या तो लीटर प्रति हेक्टेयर होगी या केजी पर हेक्टेयर होगी। ध्यान देना, कैसे निकालेंगे, तो दिया गया रसायन या सिफारिश दर, रसायन की सिफारिश दर, रसायन की सिफारिश दर, रसायन की सिफारिश दर किसमें होती है, AI मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट में, इंटू 100 अपान सक्रिय तत्व, अपान सक्रिय तत्व। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल का वो आ गया, एक फार्मूला। इसी फार्मूले पे सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। जैसे हम एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखता हूं, एक प्रश्न की जब हम बात करते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं, लिखेगा, लिखिए, सोनू नाम के एक किसान, सोनू, ऐसे लिखो, यदि यदि सोनू अपने मक्के के खेत में, मक्के के 2 हेक्टेयर खेत में, 2 हेक्टेयर खेत में खरपतवार, 2 हेक्टेयर खेत में 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से
या यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, ऐसे लिखिए खेत में पेंट एट्राजीन एट्राजीन ये एट्राजीन 1.5 kg AI, ठीक है, 1.5 kg AI डालना चाहता है, डालना चाहता है, ठीक है, 1.5 kg AI डालना चाहता है एट्राजीन में, या एट्राजीन में 40% आपका आ जाए सक्रिय तत्व, एट्राजीन में 40% सक्रिय तत्व मौजूद हो, मौजूद हो। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि यदि सोनू अपने मक्के के खेत में, मक्के के 2 हेक्टेयर खेत में एट्राजीन 1.5 kg AI डालना चाहता है, यदि एट्राजीन में 40% सक्रिय तत्व मौजूद हों तो रसायन की मात्रा, तो रसायन की मात्रा ज्ञात करो, तो रसायन की मात्रा ज्ञात करो, मात्रा ज्ञात कीजिए, तो रसायन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब रसायन की मात्रा कैसे ज्ञात करोगे, तो हम बात करते हैं, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इस फार्मूले से निकाल दोगे। रसायन की सिफारिश दर कितनी है, 1.5 kg AI दिया गया है, सक्रिय तत्व कितना है, 40% दिया गया है। अब इसको फार्मूले से निकाल देते हैं हम लोग, रसायन की मात्रा निकालते हैं। तो रसायन की मात्रा, अगर हम बात करते हैं रसायन की मात्रा, ये हमको पूछ रहा है, और सिफारिश दर हमको दे दिया है कितना, 1.5, और इंटू 100 ये तो हमें बता ही दिया है। सक्रिय तत्व कितना पाया जा रहा है, 40%। यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 4/15 और 4 का मामला फंस गया। अब अगर हम इसको और काटने का प्रयास करेंगे तो 4 को 3 बार ले जाएंगे, 12, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20, तो 3.5 kg पर हेक्टेयर ये आ जाएगा रसायन की मात्रा। तो 1 हेक्टेयर का आ गया, कितने का, 1 हेक्टेयर का आ गया, ये है 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर में कितना आया, 3.5 kg। अब उसके पास जमीन कितनी थी, 2 हेक्टेयर थी, तो क्या करेगा वो, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और क्या आ जाएगा, 7 kg पर हेक्टेयर, ये आ जाएगा रसायन की मात्रा। ठीक है, आप डिजिट कोई भी ले सकते हो, आपके पास सवाल कोई भी हो सकता हो, आप जाइएगा घर पे और इस पर सवाल लगाइएगा और देखिएगा कि सवाल बन रहा है कि नहीं। आप इसको नोट कर लेना और एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, सारा का सारा आपको बस ये पता होना चाहिए कि AI सिफारिश दर और सक्रिय तत्व उसमें कितना, सब दिया रहेगा आपको सवाल में। ठीक है, आपको बस काट पीट करना है, बहुत आसान है सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, लिख लीजिएगा। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं, अब जैविक नियंत्रण पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये रासायनिक नियंत्रण की हम लोग बात कर लिए, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखेंगे। सबसे पहले जैविक नियंत्रण किस खरपतवार पर किया गया, तो लिखेंगे सबसे पहले जैविक नियंत्रण लैंटाना खरपतवार पर किया गया। लिखेंगे सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण किस खरपतवार पर किया गया, जैविक नियंत्रण किस खरपतवार पर किया गया, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण किस खरपतवार पर किया गया। किस खरपतवार पर किया गया, तो लैंटाना। किस खरपतवार पर किया गया, लैंटाना। किस पर, लैंटाना पर किया गया। और लैंटाना खरपतवार पर कहाँ किया गया, तो ध्यान देंगे लैंटाना खरपतवार पर हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए। ठीक है, ये लैंटाना पर किया गया। अब बात करते हैं सबसे पहला जैविक नियंत्रण किस पर किया गया, लैंटाना वीड पर किया गया। जैविक नियंत्रण क्या होता है, हम कोई खरपतवार, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, इनसे हम कोई ना कोई ऐसा हर्बिसाइड का जैसा उपयोग कर ले, खरपतवारों को उनसे मार दें जिससे हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट दूषित ना हो। ऐसे नेचुरल एनिमीज का प्रयोग करके हम क्या करें, खरपतवारों को खत्म कर दें। ऐसे नियंत्रण को हम क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। इनका मृदा और फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ये फसल के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं जैविक नियंत्रण। अब हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण में, हमने देखा सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण किस खरपतवार का किया गया, तो लैंटाना का किया गया। अब यहाँ पर कुछ हम माइको हर्बिसाइड या जैव शाकनाशी की बात कर लेते हैं। कुछ हम जैव शाकनाशी की बात कर लेते हैं। यहां से पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, जैव शाकनाशी या इसे ही माइको हर्बिसाइड, माइको हर्बिसाइड या बायो हर्बिसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जैव शाकनाशी, इसी को माइको हर्बिसाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली फंगस से तैयार किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेवाइन, डेवाइन जो है किस फंगस से तैयार किया गया है, तो डेवाइन तैयार किया गया है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा फंगस से बनाया गया। फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा कवक से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको माइको हर्बिसाइड कहते हैं। कवक से तैयार, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, नींबू वर्गीय फसलों में प्रयोग करते हैं, नींबू वर्गीय फसलों में, नींबू वर्गीय फसलों में प्रयोग। तो डेवाइन का अगर हम बात किए तो नींबू वर्गीय फसलों में हम इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा पहला जो माइको हर्बिसाइड आ गया वो आ गया डिवाइन। कौन सा आ गया, डिवाइन। अब अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से माइको हर्बिसाइड कौन सा है, तो डेवाइन है। डेवाइन किससे तैयार किया जाता है, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा से। ये क्या है, कवक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नींबू वर्गीय फसलों में। दूसरा हम देखते हैं कोलैगो, दूसरा हम देखते हैं कोलैगो, कोलैगो। तो कोलैगो पे हम क्या विचार करते हैं,
ये किससे बनाया गया है? कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम ग्लोएस्पोराइट, कोलेटोट्राइकम ग्लोएस्पोराइट नाम के कवक से तैयार है। किससे? कवक से तैयार है, कवक से तैयार है। किसमें इसका प्रयोग करते हैं? तो धान की फसल में प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, धान की फसल में प्रयोग, धान की फसल में प्रयोग, धान की फसल में प्रयोग करते हैं इसको। तीसरा आता है बाइपोलैरिस। कौन सा है? बाइपोलैरिस। बाइपोलैरिस, तीसरा बाइपोलैरिस। ये किससे होता है? बाइपोलैरिस सोरघीकोला नामक कवक से। बाइपोलैरिस, बाइपोलैरिस सोरघीकोला बाइपोलैरिस सोरघीकोला कवक से, कवक से तैयार। तो बाइपोलैरिस किस कवक से तैयार है? तो आप लिखेंगे बाइपोलैरिस सोरघीकोला नामक कवक से तैयार है। इसका प्रयोग किस में करते हैं? बरू घास के नियंत्रण में। लिख लेंगे सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस के नियंत्रण में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? सोरगम हेल्पेंस के नियंत्रण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ हमारे सामने माइको हर्बिसाइड आ गए, डिवाइन, कोलेगो, बाइपोलैरिस, ठीक है। बायोपेस भी आता है एक, बायोपेस। तो यहाँ पर हमने ये माइको हर्बिसाइड के बारे में बात कर लिया जैविक नियंत्रण के अंतर्गत। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है। यहाँ तक बातें हमारे सामने क्लियर हो गई। अब हम कुछ बातें करते हैं, कुछ कीट प्रयोग किए जाते हैं जैविक नियंत्रण में। तो अगली हेडिंग बनाएंगे जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त कीट। कौन कौन से कीट जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन पर भी हम विचार कर लेंगे कि जैविक नियंत्रण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, जैविक नियंत्रण में कौन कौन से कीट प्रयोग किए जाते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त कीट, जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त कीट, जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त कीट, प्रयुक्त कीट। कुछ ऐसे कीट हैं जो जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, उनका भी हम चर्चा में ले लेंगे प्रयोग। तो जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त कीट की जब बात करते हैं तो एक तरफ लिखते हैं खरपतवार का नाम, एक तरफ लिखते हैं खरपतवार का नाम और उस खरपतवार को किस कीट द्वारा नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे कीट का नाम, कीट का नाम कि कौन से खरपतवार को मारने के लिए कौन से कीट का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं मोथा, कि मोथा को मारने के लिए हम कौन सा कीट का प्रयोग करते हैं। हम गाजर घास को मारने के लिए कौन सा कीट का प्रयोग करते हैं। हम नागफनी, हम नागफनी को मारने के लिए कौन सा कीट प्रयोग करते हैं। हम जलकुंभी को मारने के लिए कौन सा कीट प्रयोग करते हैं। हम लैंटाना को मारने के लिए कौन सा कीट प्रयोग करते हैं, लैंटाना को मारने के लिए कौन सा कीट प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें
कि मोथा के लिए तो बैक्ट्रा बेरूटाना, वैक्ट्रा वेरुटाना, वैक्ट्रा वेरुटेना, ये कीट है वैक्ट्रा वेरुटेना मोथा को मारने के लिए। ठीक है। गाजर घास को मारने के लिए जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, बाइकोलेराटा, बाइकोलेराटा, जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा, ये एक वीटल है। नागफनी जिसको बोलते हैं डेक्टाइलोपियस टोमेंटस, डेक्टाइलोपियस टोमेंसस, टोमेंटोसिस, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसिस, ये कीट का प्रयोग करते हैं। जलकुंभी के लिए तो नियोचिटेना, नियोचिटेना, नियोचेटिना ब्रूची या नियोचिटेना इकोर्नी, नियोचिटेना ब्रूची या नियोचिटेना इकोर्नी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं लैंटाना के लिए तो क्रैसिडोसेमा लैंटाना, क्रासिडोसेमा, क्रासिडोसेमा लैंटाना, क्रैसिडोसेमा लैंटाना, लैंटाना। ये कुछ मित्र कीट हैं जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, खरपतवारों को सफाया कर देते हैं जैविक कीट के द्वारा। तो हमने अभी तक माइको हर्बिसाइड देखा और कुछ कीट देखे जिनसे हम खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। अक्सर पेपर में आने वाले क्वेश्चन यहीं से छप जाते हैं कि ऐसे कीट का नाम बताओ जो जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये हो गए। ठीक है। अब हम कुछ इनमें से खरपतवार है जैसे गाजर घास के बारे में कुछ अच्छी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। जलकुंभी से हरी खाद भी बनाई जाती है, इसका आर्थिक महत्व भी होता है। तो हम गाजर घास के बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अब हम चर्चा करने वाले हैं गाजर घास के ऊपर। ठीक है कि गाजर घास के ऊपर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। गाजर घास, तो गाजर घास के ऊपर हम एक विशेष चर्चा करेंगे। जैसे गाजर घास का वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पहला नाम हो गया वैज्ञानिक नाम। दूसरी बात यहां से सामने निकल कर आती है विदेशी खरपतवार। कौन से निकल कर आती है, विदेशी खरपतवार। तीसरा, मैक्सिको से भारत आगमन, मैक्सिको से भारत के, मैक्सिको से भारत आगमन कब हुआ, 1954 में। ठीक है। 1954 में इसका आगमन हुआ। भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम पूना में या पुणे में, पुणे में 1955 में देखा गया।
1955 में देखा गया, रिपोर्ट किया गया, यानी कि देखा गया। गेहूं के साथ मिलकर ये मैक्सिको से आया था, गेहूं के बीजों के साथ मिलकर ये मैक्सिको से आया था। और ये कैसा खरपतवार है? बड़ा ही जहरीला खरपतवार है। ठीक है, लिखेंगे त्वचा से संपर्क होने पर, त्वचा से संपर्क होने पर, जब इससे त्वचा का संपर्क हो जाता है तो ये क्या करता है? एलर्जी करता है। त्वचा से संपर्क होने पर एलर्जी उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। कौन? गाजर घास क्या करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। इसे इसे खरपतवारों का राजा, इसे खरपतवारों का राजा, इसे खरपतवारों का राजा कांग्रेस घास, म्युनिसिपालिटी घास, सफेद टोपी, चटक चंदनी, चटक चंदनी, हरा कैंसर, हरा कैंसर के नाम से, इसे खरपतवारों का राजा के नाम से हरा कैंसर कहते हैं। दमा की बीमारी हो जाती है अगर ये त्वचा से संपर्क करता है तो। ये इसकी समस्याएं थी। इतना ये गाजर घास इस प्रकार से, ठीक है। और ये कृषित एवं अकृषित क्षेत्र दोनों जगह देखने को मिलेगा आपको। गाजर घास कृषित एवं अकृषित दोनों जगह देखने को मिलेगा। इसका जो नियंत्रण होता है तो जैविक नियंत्रण होता है। अगर हम नियंत्रण की बात करें तो मोस्टली हमें जैविक नियंत्रण देखने को मिलता है, या फिर हम राउंडअप डाल के भी इसको सुखा सकते हैं। तो नियंत्रण में हम जैविक नियंत्रण ज़्यादातर ध्यान देते हैं, क्योंकि जैविक नियंत्रण से क्वेश्चन आता है कि गाजर घास का जैविक नियंत्रण किससे किया गया। तो एक बीटल है, पत्ती खाने वाली बीटल कीट, बीटल कीट से इसका जैविक नियंत्रण किया गया। और वो बीटल कीट कौन सा है? जाइगोग्रामा। अभी हम लोग लिखे थे जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, बाइकोलेराटा, जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा नाम का बीटल, जिससे हम क्या करते हैं? गाजर घास को कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमने बात की गाजर घास से संबंधित। यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की कुछ जानकारी बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीजें हैं खरपतवार विज्ञान से संबंधित, जैसे एक होता है स्टेल सीड बेड, स्टेल सीड बेड। ये क्या होता है स्टेल सीड बेड? ठीक है, स्टेल सीड बेड क्या होता है जरा ध्यान देते हैं। जैसे हमें कोई फसल बोना है तो फसल बुवाई से पूर्व हम खेत में, खाली पड़े खेत में पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद क्या होता है कि उसमें खरपतवार निकलने लगते हैं, उसमें खरपतवार निकलने लगते हैं और फिर हम उसमें शाकनाशी या जुताई करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो स्टेल सीड बेड को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये एक हमारे पास
खाली खेत है, क्या है, खाली या परती, परती भूमि है, परती भूमि है, यहां पर हमें बुवाई करनी है, ये परती भूमि है। अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, पानी, पानी भर देते हैं, पानी भरते हैं। जब हम पानी भरते हैं तो हमारे सामने ये जो खेत है इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये आपको खरपतवार उगे हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। पानी भरने से क्या हुआ, ये जो खरपतवार हैं ये उगे हुए दिखाई पड़ गए। ये क्या हैं, ये खरपतवार, क्या हैं, ये खरपतवार हैं। अब ये जो खरपतवार उग आए, इनको क्या करते हैं हम, इनको इनको क्या करते हैं हम, या तो रसायन का छिड़काव, या तो हम रसायन का छिड़काव या भूमि की जुताई, भूमि की जुताई करके, रसायनों का छिड़काव करके या भूमि की जुताई करके हम क्या कर देते हैं, एक जमीन आ जाती है इस प्रकार से, ये क्या होती है, खरपतवार विहीन, खरपतवार विहीन हो जाती है, विहीन खेत। खरपतवार विहीन जब खेत हो जाता है तो इसी में हम आगे क्या कर देते हैं, फसल बुवाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फसल की बुवाई कर देते हैं, फसल की बुवाई कर देते हैं, फसल की बुवाई कर देते हैं। स्टिल सीड बेड उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मान लो हमें फसल की बुवाई करनी थी तो उससे पहले हम क्या करेंगे, किसी खाली पड़ती भूमि की ही तो जुताई वगैरह करेंगे। तो जो खाली पड़ती जमीन पड़ी है, हमको पता है कि इस जमीन में पहले से खरपतवार के बीज पड़े, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम फसल बो देंगे तो फसल में ये खरपतवार दिख जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले खाली पड़ी भूमि में पानी भर देते हैं, पानी मिलने पर, उनको मॉइस्चर मिलने पे क्या करते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। खरपतवार का जो बीज होता है वो अंकुरित होकर खरपतवार उगाते, मतलब खरपतवारों के बीज अंकुरित हो गए। क्या लिखेंगे, खरपतवारों के बीजों का अंकुरण, खरपतवारों के बीजों में अंकुरण। आपके खरपतवारों के बीजों में अंकुरण आ जाता है और ये क्या करते हैं, ये एक पौधा बना लेते हैं खरपतवार का। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ये खरपतवार अंकुरित हो आते हैं पूरी तरीके से, तो फिर इन खरपतवारों को हम क्या करते हैं, या तो रसायन छिड़क के इनको सुखा देते हैं या हम भूमि की जुताई कर लेते हैं। दोनों तरीके से हम खरपतवार विहीन खेत कर लेते हैं। फिर इसकी खेत की तैयारी के बाद हम फसल की बुवाई कर देते हैं। यही हमारा होता है स्टेल सीडबेड। क्या होता है स्टेल सीडबेड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेल सीडबेड किससे संबंधित है, तो खरपतवार नियंत्रण से संबंधित है, ना कि नर्सरी डालने से। ध्यान देना, किससे संबंधित है, खरपतवार नियंत्रण से संबंधित है। अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, फसल बुवाई से पूर्व परती पड़े खेत में पानी भर देते हैं जिससे खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, और उन खरपतवारों को रसायन या खेत की जुताई करके नष्ट करके फिर फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है, स्टेल सीडबेड कहलाता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, फसल बुवाई से पूर्व, फसल बुवाई से पूर्व, फसल बुवाई से पूर्व खाली या परती पड़े खेत में सिंचाई करके खेत में पानी भर देते हैं, खेत में पानी भरते हैं या भर देते हैं, खेत में पानी भर देते हैं जिससे जिससे
खेत की जमीन में पड़े, जिससे खेत की जमीन में पड़े हुए, जिससे खेत की जमीन में पड़े हुए खरपतवारों के बीज, खरपतवारों के बीज अंकुरित हो जाते हैं, खरपतवारों के बीज अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और उन खरपतवारों को, और उन खरपतवारों को रसायनों की सहायता से, रसायनों की सहायता या खेत की जुताई करके, रसायनों की सहायता या खेत की जुताई करके नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद, उसके बाद उसी खेत में फसल की बुवाई करते हैं, उसी खेत में फसल की बुवाई करते हैं। फसल की बुवाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये स्टिल सीडबेड, चाहे लैंग्वेज आप पढ़ लेना, चाहे ये चित्र देख लेना, दोनों में से एक ही चीज आपको देखनी पड़ेगी, आप सारी चीजों को कवर कर लोगे। चाहे आप इससे समझ सकते हो या फिर लैंग्वेज से समझ सकते हो, दोनों चीजें हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि स्टिल सीडबेड किससे संबंधित है, तो खरपतवार के नियंत्रण से, खरपतवारों की उन्मूलन से हम स्टिल सीडबेड को समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ये खरपतवार विज्ञान का क्लास समाप्त होता है। कल से अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आने वाले समय में हम बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है।